सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिकोड्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और आपको इस वीडियो में भी दिख सकता है कि इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, है ना। तो न्यूक्लियस जो है वो जो है सेल का, उसको जो है ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो सेल की सभी जो मतलब इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं या जो फंक्शनिंग होते हैं ना सेल की, उसे कंट्रोल करता है। आप ऐसे एज्यूम करके चलो कि जैसे हम ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम ब्रेन को हटा दें तो क्या वो फंक्शन कर पाएगी? नहीं, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज डेड। सो अगर हम एक सेल में से न्यूक्लियस अगर हटा देंगे तो जो वो सेल है वो भी डेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस के बारे में जो है अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसको किसने डिस्कवर किया था। तो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन रूट सेल ऑफ ऑर्किड। जो न्यूक्लियस है उसको सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट जो थे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसमें? रूट सेल के अंदर। किसके? ऑर्किड के रूट सेल। जो ऑर्किड प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है ना, तो जो रूट के जो सेल होते हैं उसमें से जो है उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। मतलब उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने रूट सेल को जो है माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया होगा, तो उनको जो है न्यूक्लियस जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा होगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको हमने आगे जाके उन्होंने क्या नाम दिया, उसको न्यूक्लियस नाम दिया। तो जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। आपको जो है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में जो है कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की जो है वॉल डिस्कवर की थी, मतलब कि सेल वॉल डिस्कवर की थी, जो रॉबर्ट हुक थे। और जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने जो है सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसमें आगे क्या लिख रखा है देखो, न्यूक्लियस रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियस है वो सेल की सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को जो है रेगुलेट करता है, जो उसकी फंक्शनिंग को जो है रेगुलेट करता है। मतलब उसके मेटाबॉलिज्म को जो है वो क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। ठीक है, सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल। इसलिए जो है हम इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है सेल की, बी इट रेस्पिरेशन, बी इट एक्सक्रीशन, बी इट डाइजेशन, वॉट एवर इट मे बी, इट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय हैमरलिंग। ही प्रूव्ड ऑन ही वर्कड ऑन यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी एसिटाबुलेरिया। ठीक है, तो ये बात किसने प्रूव की थी कि जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन ऑफ सेल है? एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थी साइंटिस्ट हैमरलिंग ने। ठीक है, इन्होंने जो है यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी एसिटाबुलेरिया के ऊपर जो है वर्क किया था और प्रूव किया था कि जो न्यूक्लियस है उसे रिगार्ड करना चाहिए या डिक्लेयर करना चाहिए एज ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, तो उन्होंने किस पे वर्क किया था? यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी एसिटाबुलेरिया पे वर्क किया था। इन जनरल, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इन जनरल सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेल कॉल्ड एज यूनिन्यूक्लिएटेड। अगर कोई सेल है, जैसे मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसमें जो है ये हमारा क्या प्रेजेंट है, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो ये है। ठीक है, और ये एक ही न्यूक्लियस है। तो अगर किसी सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा ना, तो उस सेल को हम बोल सकते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। अगर किसी सेल में दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे बाई न्यूक्लिएटेड। और अगर ज़्यादा होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ टू न्यूक्लियर, देखो यही बात आगे लिखी हुई है, इफ़ टू न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन अ सेल देन इट इज़ कॉल्ड एज बाई न्यूक्लिएटेड। अगर एक सेल के अंदर जो है दो न्यूक्लियस है तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे? बाईन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। ठीक है, इफ़ मोर देन टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल देन इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड। जैसे अब ये है, तो इस जो सेल है इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यूनी न्यूक्लिएटेड है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? यूनी न्यूक्लिएटेड है। ये क्या? यूनी न्यूक्लिएटेड है। अगर मान लो मैं ये सेल बनाती हूँ, ठीक है, और एक न्यूक्लियस है रहा, एक ये रहा, तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? बाई न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि इसमें कितने न्यूक्लियस है? अपने दो न्यूक्लियस है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा बाई न्यूक्लिएटेड होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको 3 कर दूँ या इसको मैं 4 कर दूँ तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोल सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक सेल के अंदर दो या मतलब दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे? कि इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे पैरामीशियम की। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। पैरामीशियम जो अपना
सेल होता है, पैरामीशियम का जो सेल होता है उसके अंदर जो है दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियाई तो होता है लार्ज होता है, ठीक है, एंड दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल साइज़ का होता है। तो जो लार्ज न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। तो मेगा न्यूक्लियस है ना, उसका क्या काम होता है कि वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसका क्या वर्क होता है कि वो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक कैरेक्टर को डॉटर सेल में। जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर मतलब कि डीएनए का ट्रांसफ़र करना पेरेंट से प्रोजेनी में या पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो माइक्रो न्यूक्लियस का जो है वो वर्क होता है कि वो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक कैरेक्टर को, जेनेटिक मटेरियल को डॉटर सेल्स में। अगर अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट इन सेल देन इट इज़ टर्म्ड एज होमोन्यूक्लियर। या हम ये बोल सकते हैं कि होमोन्यूक्लियर जो है वो कौन सा सेल होएगा, या वो कौन सा न्यूक्लियस होएगा, या वो कौन सा सेल होएगा, हाँ, जिसमें सभी न्यूक्लियस जो है वो कैसे साइज़ के हैं, सेम साइज़ के हैं। मतलब अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और उनका साइज़ क्या है, सेम है, तो उस टाइप के सेल को हम क्या बोल सकते हैं, होमोन्यूक्लियर बोल सकते हैं। और अगर न्यूक्लियाई का साइज़ जो है डिफरेंट है, दो डिफरेंट टाइप्स के साइज़ ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो हेट्रोन्यूक्लियर बोल देंगे, या हेट्रोन्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, या हेट्रोन्यूक्लियर सेल बोल देंगे, या हेट्रोन्यूक्लियस उस न्यूक्लियस को बोल देंगे, ठीक है। अब जैसे न्यूक्लियस जो है वो किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है, न्यूक्लियस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, जैसे अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल को कवर करती है, ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस की कवरिंग फॉर्म। तो जैसे सेल को कौन कवर करता है, सेल मेम्ब्रेन कवर करती है, सेल वॉल कवर करती है, वैसे ही न्यूक्लियस को जो है कौन कवर करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करती है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी एक राउंडेड बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये भी जो है एक मेजर पार्ट प्ले करता है या मेजर रोल प्ले करता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे कि अपना सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जो कि एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होगा, या हमें बोल सकते हैं कि जेली लाइक मटेरियल होगा, ठीक है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होएगा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि ये क्या दिखा रखा है, तो एक न्यूक्लियस की जो है ये क्या दिखा रखी है, डिवीजन दिखा रखी है, हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये क्या दिखा रखा है हमको, न्यूक्लियर डिवीजन दिखा रखी है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये एक न्यूक्लियस है, सेल, ये पूरा सेल है, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। अभी न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियाई में डिवाइड कर गया, फिर 2 से जो है ये 4 में डिवाइड कर गया, फिर 4 से जो है ये 8 में, फिर 8 से 16 में, फिर 16 से 32 में, ऐसे डिवीज़न होती है, ठीक है। तो जैसे अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करा तो 2 न्यूक्लियाई बन गए। अब आपको दिख रहा होगा कि जब इस टाइप से डिवीजन हुई है, 2 टाइप से डिवीजन हुई है ना, एक तो इस टाइप की डिवीजन है और एक इस टाइप की। इस टाइप की डिवीजन में क्या है, आपको दिख रहा होगा कि जो 2 न्यूक्लियाई बने हैं उनके बीच में जो है एक वॉल फॉर्म होगी, या ये में बोल सकते हैं कि उनके बीच में जो है एक सेप्टम या एक सेप्टा फॉर्म हो गया, जो इन 2 न्यूक्लियाई को जो है क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और लेकिन इस टाइप की डिवीजन में जो है कोई भी सेप्टा नहीं फॉर्म हुआ है, मतलब क्या है, ये एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई है किसी भी सेल का, वो जो है फ्रीली डिवाइड कर रहा है किसी भी बिना किसी सेप्टम की फॉर्मेशन के, ठीक है। मतलब ये देखो क्या लिखा हुआ है, नो वॉल इज देयर, मतलब जो ये न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं इनके बीच में कोई भी वॉल नहीं बनी जब ये डिवाइड हुए, ठीक है। लेकिन अगर वॉल बन जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं है, बल्कि वो जो है क्या है, सिंक्टियल डिवीजन है। क्या बोलेंगे उसको, सिंक्टियल डिवीजन है, और जिसमें वॉल नहीं बनती है, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियर डिवीजन जिसमें वॉल नहीं फॉर्म होती न्यूक्लियर के डिवीजन के बाद, तो उसको हम बोलते हैं, उस टाइप की डिवीजन को बोलते हैं सिनोसिटिक डिवीजन, ठीक है। और जिसमें वॉल फॉर्म हो जाती है, जैसे इसमें आपको वॉल दिख रही है ना, इस न्यूक्लियर में आपको न्यूक्लियस के बीच में जो है वॉल फॉर्म होती हुई दिख रही है, तो इस टाइप की डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, सिंक्टियल डिवीजन बोलेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, टिपिकल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस टाइप का ही दिखता है। ये आपको बाहर वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली, ये जो आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा, 2 लेयर दिख रही है, एक बाहर वाली होगी, एक अंदर वाली होगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे न्यूक्लियस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन कौन सी होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। वैसे जैसे हमारी सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कि एक जेली लाइक मटीरियल होता है, एक फ्लूइड होता है। वैसे हमारी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है।
वैसे ही हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जैसे आपको एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये क्या है, हमारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था। सॉरी, क्रोमोसोम के बारे में नहीं, मैंने आपको एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया था कि जो क्रोमेटिन फाइबर है वो जो है कॉइल करके क्या बना लेते हैं, अपने क्रोमोसोम बना लेते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये जो है एक धागे के जैसे प्रेजेंट होते हैं, और ये जब कंडेंस कर जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। ठीक है, और आपको ये दिख रहा होगा कि ये जैसे एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये एक गैप सा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर में से क्या होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट, या हम ये बोल सकते हैं जो भी यूज़फुल मटेरियल फॉर्म होएगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गए, इधर से फॉर्म होएंगे, तो ये जो है न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो अल्टीमेटली किसके अंदर है, सेल के अंदर ही है ना, और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही है जो न्यूक्लियस है। तो जितने भी मतलब प्रोटीन या आरएनए फॉर्म हो गए न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो है साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगे, और फिर जो है आगे फंक्शनिंग होएगी सेल की। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, जो क्रोमेटिन मटेरियल आपको दिख रहा है, ये कंडेंस करके क्या बना लेगा, हमारे क्रोमोसोम बना लेगा। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसको भी मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर पोर से जो है जितने भी अपने सेल में जो है प्रोटीन या आरएनए फॉर्म होगा, वो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही किस में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, जो कि किसके अंदर फॉर्म होंगे, न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होंगे। ये आपको जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा होगा, इस स्पेस को जो है, ये स्पेस को हम क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। मतलब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये डार्क कलर का आपको ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस ये जो होती है वो क्या होती है, हमारी मेन साइट होती है जहाँ पे कि हमारे राइबोसोम बनते हैं। ठीक है, और जो राइबोसोम है वो किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यानी कि जो न्यूक्लियोलस है वो क्या है, एक्टिव राइबोसोम सिंथेसिस के लिए जो है फैक्ट्री है। अब इस पैराग्राफ में जो है ना, ये जो दो पैराग्राफ है, इसमें वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं। ठीक है, तो आप इनको अपने आप से जो है रीड भी कर सकते हो। अब आता है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या होता है, एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस की जो है हमने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखा कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन जो न्यूक्लियोलस है ना, उस पर न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। मतलब इसके पास जो है कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। ग्रेनुलर क्योंकि इस पे जो है ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर डिपॉजिटेड होते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो है थोड़ा ग्रेन ही दिखता है, मतलब ग्रेनुलर सा स्ट्रक्चर दिखता है इसका, वैसे रफ सा स्ट्रक्चर दिखता है इसको अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। जो न्यूक्लियोलस है उसे किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट फोंटाना ने डिस्कवर किया था, एंड नेम्ड बाय बोमेन। एंड किसने नेम किया था न्यूक्लियोलस, साइंटिस्ट बोमेन ने नेम किया था। न्यूक्लियोलस जो है वो सिंगल होता है नंबर में, बट इन सम। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट फोंटाना ने डिस्कवर किया था, एंड नेम किया गया था बाय साइंटिस्ट बोमेन। मतलब इसको डिस्कवर किया था किसने, फोंटाना ने। मतलब क्या है, इसका डिस्कवर किया था का मतलब है कि उसको जो है खोजा किसने था, साइंटिस्ट फोंटाना ने खोज दिया था कि हाँ ये कुछ जो है हमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन उसका नाम उन्होंने नहीं दिया था, उसको किसने नेम किया था, बोमेन ने नेम दिया था। और बोमेन ने क्या नेम दिया उनको, न्यूक्लियोलस नेम दिया। न्यूक्लियोलस को क्या नेम दिया, न्यूक्लियोलस ही दिया। वो तो हम जानते हैं ना कि हाँ न्यूक्लियोलस नेम दिया, लेकिन किसने दिया था, बोमेन ने दिया था। न्यूक्लियोलस जो है वो क्या होता है, सिंगल होता है नंबर में, बट इन सम ऑर्गेनिज्म मोर देन वन न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलस जो होता है वो ज़्यादातर जो है सिंगल नंबर का होता है, मतलब सिंगल इन नंबर का, मतलब कि ज़्यादातर न्यूक्लियस के अंदर जो है एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ केसेस में या कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियोलस भी जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि जो न्यूक्लियस होता है ऑनियन पील सेल में, उसके अंदर जो है 4 न्यूक्लियोलाई होते हैं। जो और न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है।
ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसके बारे में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है, न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, सो इट इज़ कॉल्ड एज राइबोसोमल फैक्ट्री। जो न्यूक्लियोलस है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो राइबोसोम की सिंथेसिस में मदद करती है, या राइबोसोम की जो है सिंथेसिस करती है, इसलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोलते हैं। और जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, वो किस में हेल्प करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए जो है हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन जो है फॉर्म होगा, जो कि कौन फॉर्म करेगा, राइबोसोम फॉर्म करेगा, वो प्रोटीन जो है न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो है न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जो है एंटर कर जाएगा। अब आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म इस प्रोटोनेशियस फ्लूइड होता है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक प्रोटोनेशियस फ्लूइड है, यह एक जेली लाइक मटीरियल है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो टर्म क्रोमेटिन है वो किसने दी थी सबसे पहले, या किसने यूज़ की थी, फ्लेमिंग ने यूज़ की थी, साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर जो है वो स्प्लिट करके क्या बना लेते हैं, स्मॉल पीसेस बना लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है या ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस होने का मतलब क्या है, इकट्ठा होकर जो है किस में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, किस में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। जो टर्म क्रोमोसोम है वो किसने दी थी सबसे पहले, साइंटिस्ट वॉल्डेयर ने दी थी। किसने दी थी, टर्म क्रोमोसोम वाज यूज्ड बाय वॉल्डेयर। अब आता है ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। जैसे ये तो है एक क्रोमेटिड, ठीक है, ये क्या है, एक क्रोमेटिड है, और ये क्या है, हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, जैसे ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो इन दोनों क्रोमेटिड्स को हमने मिला के क्या बोल दिया, सिस्टर क्रोमेटिड बोल दिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। अब जैसे ये जो आपको इसके अंदर ऐसे स्पाइरल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम इसके अंदर ये क्या होता है, डीएनए रैप्ड होता है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है। या बीच में आपको जो एक सेंटर पॉइंट दिख रहा है जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, हम सेंट्रोमियर बोलेंगे। सेंट्रोमियर जो है एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से जो है दो अपनी क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अटैच्ड होती हैं सेंट्रोमियर के थ्रू। ठीक है, और इसको जो है हम और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक जो है कंस्ट्रक्शन की तरह प्रेजेंट है ना यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा कि एक रिज या एक पॉइंट की तरह प्रेजेंट है जो कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जो है आपस में जोड़ रहा है, तो इसलिए जो है हमने इसको क्या नाम दिया, सेंट्रोमियर। और ये देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स। ठीक है, सबसे पहला आ गया हमारा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, जो हमारा सेंट्रोमियर है, ठीक है, वो बिल्कुल टिप पे या एंड पे प्रेजेंट, टिप पे या जो हम बोल सकते हैं एपेक्स पे प्रेजेंट होएगा, किसके, क्रोमोसोम के। तो इस टाइप के हम क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये आई शेप का होता है। जनरली एग्जाम्स में जो है इनकी शेप्स भी पूछी जाती हैं। जो क्रोमोसोम की शेप होती है कि ये पूछा जाता है कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है या एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है इनकी शेप क्या होती है। ठीक है, तो ये जो है एक सिंपली याद करने वाली जो है चीज़ है, इसमें आप समझ सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, अब दूसरा आता है अपना एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा कि जो हमारा सेंट्रोमियर है ना वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, लोअर एंड पे प्रेजेंट होएगा किसके, क्रोमोसोम के, जो हमारा सेंट्रोमियर होएगा। तो इस टाइप के क्रोमोसोम के हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। और ये जो है जे शेप का होता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होएगा, जो सेंट्रोमियर है वो आधा बीच में और आधा नीचे की तरफ प्रेजेंट होएगा, मतलब सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो जाएगा। और इसको हम और ये कैसी शेप का होता है, एल शेप का होता है। और ये आता है हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या आएगा कि जो हमारा सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट पे या बिल्कुल डाउनवर्ड प्रेजेंट होएगा। ठीक है, और इस टाइप के हम क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और इसकी शेप कैसी होती है, वी शेप की होती है। ठीक है, तो इनकी शेप याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे जो है क्वेश्चन आता ही आता है, और सेम क्वेश्चन आता है। अगर इस पे क्वेश्चन आएगा ना तो यही क्वेश्चन आएगा कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की शेप बताओ। ये आ सकता है कि आई शेप का क्रोमोसोम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। वी शेप का क्रोमोसोम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं।
ठीक है। अब आता है कि यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। तो जब हम क्रोमोसोम को जो है क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, ऑन स्टेनिंग क्रोमोसोम, तो वो जो है डिफ्रेंशिएट कर जाता है डार्क और लाइट रीजन में। मतलब कि जैसे मान लो आपने स्टेनिंग करी क्रोमोसोम की, ठीक है, कुछ किसी डाई के साथ जो है आपने उसको स्टेन किया, तो वो क्रोमोसोम जो है ना उस पर पैचेस बन जाएंगे। कई जगह तो आपको डार्क पैचेस दिखेंगे, ठीक है, और कई जगह पे पैचेस नहीं होंगे। तो जहाँ पे नहीं होंगे ना पैचेस, तो उसको उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, या उस क्रोमैटिन को हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमैटिन बोलेंगे, ठीक है। या उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमैटिन बोलेंगे, और वो जो है फंक्शनल होएगा। और जो डार्कली स्टेन्ड पार्ट होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमैटिन बोलेंगे, जो कि कैसा होगा, नॉन फंक्शनल होगा, उसका वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और जो यूक्रोमैटिन होएगा वो कैसा होगा, हमारा फंक्शनल होगा। अब यहाँ पे आपको एक दिख जाती है एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जिसको मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे जो है एक और टाइप के क्रोमोसोम के बारे, दो टाइप के क्रोमोसोम के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है कि पॉलीटिन क्रोमोसोम एंड लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, जाइंट क्रोमोसोम होते हैं। क्या, जो पॉलीटिन क्रोमोसोम है और जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, हमारे जाइंट क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज के क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ये जो है हमें ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलते। जो पॉलीटिन क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे मियोटिक क्रोमोसोम होते हैं। इसको जो है आप माइटोटिक क्रोमोसोम और मियोटिक क्रोमोसोम, इस पे आप इतना जो है ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि इसमें जो है इतना ज़्यादा इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि एक जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर पूछे जाएंगे तो इनके नाम ही पूछे जाएंगे कि जाइंट क्रोमोसोम कौन से होते हैं, तो पॉलीटिन क्रोमोसोम होते हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम होते हैं। तो आप इसका इजीली जो है आंसर कर सकते हो। तो आज की लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, इन क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में जो है हमने पढ़ा। तो अगले वीडियो में जो है हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज़ के बारे में, ठीक है। माइक्रो बॉडीज़ के बारे में अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक में देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है छोटा सा मतलब एक ही लाइन दिखेगी आपको, बस एक लाइन में ही लिख रखा है कि माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं, सिर्फ एक। इनके बारे में कुछ भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन इन नोट्स में जो है आपको अच्छा खासा जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं और उसके अंदर मतलब कितनी टाइप की माइक्रो बॉडीज़ जो है प्रेजेंट होती हैं। तो माइक्रो बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।